सोना फिर से सुर्खियां बन गया है। लगातार परवान चढ़ रहा है सोना। पिछले साल अच्छे रिटर्न्स के बाद फिर से इसमें तेजी लौटी है और एक महीने में ही इसका दाम 1,500 रुपए भाग चुका है। पिछले 3 महीने में तकरीबन 10% की बढ़त आई है सोने में। सोने का दाम में अच्छी खासी हम देख रहे हैं लगातार तेजी बनती चली जा रही है। सीरिया के बाद उत्तर कोरिया को लेकर पनपे ग्लोबल टेंशन से बड़ी है सोने में सेफ हेवन डिमांड। लिहाजा दिसंबर में 26,850 रुपए के भाव में बिकने वाला सोना आज 30,000 रुपए के पास आ गया है। और अगर पिछले साल अक्षय तृतीया से देखें तो बाजार ने काफी हिचकोले खाए हैं। लेकिन कितनी टिकाऊ है सोने की ये चमक? क्या इस स्तर पर निवेश से होगा फायदा? और अगर कोई पैसा लगा रखा है तो क्या करे ऐसे निवेशक? क्या है ज्वेलर्स का नजरिया और सोने की मौजूदा चाल को कैसे देख रहे हैं बाजार के एक्सपर्ट्स? ये सब हम जानेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ मंगलेशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता, कमोडिटी गुरुजी चंद्रशेखर, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जय, आपसे ही शुरुआत करूंगी। अप्रैल मई पिछले साल हमने देखा सोने में कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा। पूरे साल के दौरान हमने सोने को 33,000 34,000 के स्तर पर जाते देखा। इस साल की अगर बात करें तो दिसंबर से अब तक 10% का भाव बढ़ गया है। इतनी ज्यादा उठापटक एक साल में क्यों, कैसे? देखिए, सबसे बड़ा वजह आज के दिन में है जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए जो सेफ हेवन अपील है जो एकदम ही कम हो गया था ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, ये नॉर्थ कोरिया और सीरिया की जो खबरें हैं ये आज के दिन में यहाँ पे एक उछाल का रीज़न बन चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक शॉर्ट लिव्ड है। जो मेजर कंसर्न वो है फ्रांस का इलेक्शन, क्योंकि जो अब लीड कर रही हैं वहाँ पे जो 23 को इलेक्शन है, अगर वो अपॉइंट होती हैं तो यहाँ पे एक और सेटबैक होगा, ब्रेक्जिट, ट्रंप का जीत, और उसके बाद अगर फ्रांस में कुछ इस तरह से चेंज ऑफ सत्ता आप कह सकते हैं अगर हो तो, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत ही नैरोड व्यू है और सिर्फ वो फ्रांस के बारे में चाहते हैं। तो मुझे लगता है फिर से वो एक व्यू है जो कंट्री स्पेसिफिक हो जाएगा और जिसके कारण हो सकता है पूरा यूरोजोन का कैलकुलेशन बदल जाए, कि हो सकता है यहाँ पे फिर से अब फ्रांस एक नेक्स्ट कंट्री हो जाए जो चाहे कि यूरोजोन से बाहर निकले और अपनी नेशनल करेंसी पे अगर एस्टैब्लिश करे तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्मोइल होगा और जिसके कारण हो सकता है गोल्ड में और यहाँ पे तेजी बनती हुई दिख सकती है। अगर वैसा नहीं होता है तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल रीजन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है और प्राइसेस हायर लेवल्स पे नहीं टिक सकते हैं। यानी कि उठापटक जो हमने पिछले 1 साल में देखी है वो आगे भी जारी रह सकती है। काफी इफ्स एंड बट्स हैं। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि किस वजह से हाल फिलहाल की तेजी आई है। लेकिन क्योंकि सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर हिस्टोरिकली भारत रहा है, यहाँ पर बड़ी तगड़ी हमने फिजिकल डिमांड हिस्टोरिकली देखी है। इसके गणित को समझने के लिए हम ज्वेलरी बाजार का अक्सर रेफरेंस लेते हैं। ईशू दत्वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज्वेलरी मार्केट का हमें हाल बता सके। ईशू, आपसे समझना चाहेंगे मौजूदा समय में डिमांड कैसी है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था, चाहे अक्षय तृतीया ले लीजिए, दिवाली, धनतेरस ले लीजिए, कोई बहुत ज्यादा हमने हलचल नहीं देखी थी। अब बढ़ती कीमतों में आपको डिमांड कैसी दिख रही है, गिवन द फैक्ट कि अब अक्षय तृतीया भी है काफी करीब? इनफैक्ट लास्ट ईयर 3 रोड ब्लॉक्स थे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। तो शुरुआत हुई एक्साइज स्ट्राइक से, जो 2 महीने की स्ट्राइक चली। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट IDS स्कीम में ले आई, तो काफी लोग अपने उलझे हुए थे उसको सॉर्ट करने। और फिर नोटबंदी तो सबको पता है जी। तो ये लास्ट ईयर तो खास, मतलब मोस्ट ज्वेलर्स आई थिंक वुड हैव हैड नेगेटिव ग्रोथ। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या पूरा रास्ता साफ हो गया? क्योंकि अभी भी तो कैश ट्रांजैक्शंस को अगर आप ले तो आप 2 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस खरीदारी पे कर नहीं सकते हैं। कैश पर खास तौर से ज्वेलरी सेक्टर पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। क्या ऐसे माहौल में भी डिमांड आ रही है या आगे आएगी? डिमांड आ रही है और लोग आस्ते आस्ते समझ रहे हैं कि अगर काम करना है तो ऑफिशियली करेंगे तो ही काम होगा। तो वो और प्रोसेस चेंज हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। तो आप मान रहे हैं कि थोड़ा सा ये पिक्चर और साफ हो रहा है, ज्वेलरी मार्केट अब और क्लियर होता जा रहा है जब से सरकार सख्त हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चल के और भी ये मतलब हम भी खुद खुश होंगे कि सब स्ट्रीमलाइन हो जाए और कैश का हमको
ट्रांजैक्शन भी नहीं करना पड़े और उसको लेके जाना लेके आना, मतलब सब काम आसान हो जाएगा। ओके, जीएसटी आने वाला है, इसके आने से ज्वेलरी मार्केट के लिए पूरे देश में टैक्स की जो दरें हैं वो समान हो जाएंगी। इसका फिर बिजनेस पर या इनफैक्ट कीमतों पर किस तरह का असर पड़ता देख रहे हैं? फिर इसमें दो चीजें हैं जिससे कीमतों पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। पहले तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करती है और जीएसटी को किस स्लैब पे रखती है। तो जब ये जीएसटी आएगा 1-1.5 महीना 2 महीना तो लगेगा ये सब समझने में और सुलझने में। हाँ। और उसके बाद फिर काम फिर से आसान हो जाएगा। इशू हमें जो खबर मिली है फिलहाल हमारे सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि सरकार जीएसटी में ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक अलग स्लैब रख सकती है और तकरीबन 3 से 4% के बीच ये रह सकता है। गिवन दिस नंबर, अगर ये ऐसी एक रेंज होती है तब आप फिर कीमत पे, डिमांड पे, पूरे बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे फिर कैसा असर देख रहे हैं? हमेशा कभी भी जब भी ऐसी चीजें होती है ना तो रेजिस्टेंस हमेशा इनिशियल पीरियड के लिए होती है। ओके। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो फिर लोग दे टेक इट इन देयर स्ट्राइड। जब उनको समझ में आता है कि इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं तो वो फिर इट गोज, जैसे वैट 1% था फिर एक्साइज 1 और % आ गया तो इट्स डबल द टैक्सेशन इन अ वे, पर वो लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर 4% हो जाएगा तो शुरू में रेजिस्टेंस जरूर आएगी। ओके। पर आगे चल के वो सब एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। ओके, चलिए चंद्रशेखर जी, अब मैं थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिकल जो इशू है और थोड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले आपसे समझना चाहूंगी। ठीक है, हमने देखा सोने को अचानक से ये बूस्ट मिला सीरिया पे जो अमेरिका ने मिसाइली हमले किए, फिर अब नॉर्थ अमेरिका के साथ तनातनी हो गई, रशिया इस झगड़े में शामिल हो गया, ऊपर से डॉलर में गिरावट। हमने ट्रंप साहब की तरफ से जो बयान आते देखे कि उनको लगता है कि डॉलर अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उनकी इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि अब अमेरिका की तरफ से या ट्रंप सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोशिश होगी कि डॉलर को नरम किया जाए, कमजोर किया जाए? हाँ, कोशिश तो ज़रूर होगी, मगर मैं समझता हूँ कि कोई सफलता नहीं पा सकेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अमेरिका का डॉलर है फ्री फ्लोटिंग करेंसी और दूसरा है उनका फेडरल रिजर्व जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, वो एकदम इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, तो सिर्फ डेटा ड्रिवन डिसीजन लेता है। तो मैं समझता हूँ डॉलर मजबूत ही रहेगा और उसका जो भी कोशिश होता है कमजोर करने का उसमें ज़्यादा सफलता आएगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का हम डेटा देखेंगे तो सब पॉजिटिव डेटा है कि पेरोल हो या एम्प्लॉयमेंट डेटा हो या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट को देखिए, इट्स एक्चुअली वेरी रोबस्ट। तो ये एक सिग्नल है कि द इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। तो इस माहौल में डॉलर को कमज़ोर होना ज़रा मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता है कि डॉलर कमज़ोर होगा। इतना कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सोना का जो अभी एक रैली हमने देखा है, 20, 30, 25, $30 का रैली हमने जो देखा है पिछले कई दिनों में, इसके 2 कारण है। एक है फंडामेंटली डिमांड इज पिकिंग अप, खास करके भारत में और चीन में डिमांड ज़रा सा निकलते दिख रहा है, डिमांड बढ़ने का। दूसरा है कि अमेरिका में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था कि वो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, उसमें जो कॉन्फिडेंस पहले था 1-1.5-2 महीना पहले तक, दैट कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो अभी एक सेफ हेवन माहौल उभर आ रहा है, जिसके वजह से गोल्ड को एक अच्छा बूस्ट मिला, मगर उस बूस्ट को थोड़ा एक हायर लेवल टॉप अप जो मैं कहता हूं इज बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। और ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जरूर टेम्पररी है। एक बार इसका जो तनाव कम हो गया, मैं जरूर थोड़ा सा करेक्शन कूल ऑफ मैं देख रहा हूँ। चलिए, हमने फंडामेंटल्स को समझ लिया, हमने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज को समझ लिया, लेकिन अनुज टेक्निकल चार्ट्स मुझे जरा समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के चार्ट्स जब मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि अक्रॉस मिड ऑफ मार्च $1219-1220 के स्तर थे, वहां से एक महीने में सोना चढ़ के अब $50-60 चढ़ा है। टेक्निकल चार्ट में ये जो मूवमेंट है
इसे अब कैसे समझा जाए, यहाँ से कैसी आपकी रीडिंग है? देखिए, अगर हम गोल्ड को छोड़कर हम डॉलर इंडेक्स को देखें, जो कि जनवरी के स्टार्टिंग में करीबन 103.80 के आसपास था, वो भी करीबन 100 के आसपास है। मींस डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट देखी है हमने, उसका डायरेक्ट अगर हम देखें तो रिवर्स गोल्ड में देखने को मिला है और गोल्ड के भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस गोल्ड जो ETF है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें तो गोल्ड में एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ आता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिए। इवन अगर हम नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल को देखें तो यहाँ पर कॉमर्शियल साइड पर जो बाइंग लेवल्स है, वो जो बाइंग पोजीशन है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन गोल्ड में देखने को मिला है। हालांकि $1300 एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकल चार्ट्स पे, और MCX में करीबन 29,500 29,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो कि काफ़ी क्रूशल लेवल रहेंगे। अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड में करीबन $1330 से लेकर $1350, और MCX में मुझे लगता है कि करीबन 30,500 से लेकर 31,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, और साथ में जो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी काफी सपोर्टिव रहेंगे गोल्ड के लिए। ओके, यानी कि चार्ट्स पे अभी भी थोड़ा रूम है कि सोना चढ़ सके। $1287-88 के पास हमने सोने को 5 महीने के हाईस छूते हुए देखा है। अनुज को लगता है 1300 पहला रेजिस्टेंस वो क्लियर हो तो और $30 का यहाँ मूवमेंट आ सकता है, लेकिन वो 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बैक्ड बाय द फंडामेंटल्स जो हाल फिलहाल में सोने को ऊपर लेकर गए। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमने ये तो समझ लिया कि किन कारणों के चलते सोने की कीमतों में तेजी आई है, चाहे वो फंडामेंटल्स हों या टेक्निकल्स हों। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, हमारे एक्सपर्ट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सोना चढ़ता है तो कितना चढ़ेगा, और अगर टूटता है तो नीचे कितना गिरेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारी खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इशू, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अब अक्षय तृतीया आने को है, अब यहाँ से आप सोने को और महंगा होता देख रहे हैं या अक्षय तृतीया के पास कुछ कीमतें हल्की होंगी? मेरे ख्याल से तो अभी और स्ट्रांग होंगी कीमतें, और उसका कारण एक तो ये है कि इंटरनेशनली मुझे लगता है ये जो 1280 1290 देख रहे हैं, मुझे 1350 तक दिख रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि रुपी जो है वो भी, although everybody seems to say कि रुपी will get stronger, मुझे लगता है रुपी भी डिप्रिशिएट जरूर होगा आगे। तो that will be a double whammy। ओके, चंद्रशेखर जी, मैं रुपए को लेकर आपसे समझना चाहूंगी। इशू ने खैर यहाँ पर थोड़े, आप कह सकते हैं कि लाइन से अलग हटके बात की है। वो यहाँ पर अक्षय तृतीया तक $1300 की बात कर रहे हैं और साथ में रुपए में कमजोरी की बात कर रहे हैं। मैं समझना चाह रही थी, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब 62 और 63 के लेवल रुपए में या डॉलर के मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है, फिर हमारे मार्केट में, भारत में, फिर सोने की कीमतें कहाँ जाएंगी? हाँ, ज़रूर हमारा रुपया मजबूत होगा तो उसका फ़ायदा ज़रूर हमें मिलना चाहिए, मगर रुपया कितना मजबूत होगा इस आजकल का लेवल से, और गोल्ड कितना महंगा होगा विश्व बाजार में, 2 फैक्टर्स, देयर 2 फैक्टर्स आर एट प्ले। तो मैं समझता हूँ कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ गया तो गोल्ड 1300 क्रॉस करके $1320 $1325 प्रति आउंस तक जाने का संभावना अच्छा है। लेकिन फिर हमारे मार्केट में रुपी को देखते हुए वो क्या लेवल्स होंगे? और जब हम 1325 चला गया और हमारा रुपया मजबूत हो गया, समझो इट कम्स डाउन टू 62 63, देयरफॉर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितना भी हम विश्व बाजार में भाव बढ़ता है, इट विल बी न्यूट्रलाइज बाय द गेन इन द रुपी, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द रुपी, देयरफॉर शायद $500 का फर्क पड़ेगा इन द प्राइसेस। ओके, जय, मैं आपसे टेक लेना चाहूंगी। 5 महीने के हाईस पर तो अभी ग्लोबल मार्केट्स में है सोना। यहाँ से 1 से 2 महीने का टारगेट आपका क्या है, ऊपर या नीचे? देखिए, अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है भाव पीक आउट होकर यहाँ से करेक्शन ज़रूर देगा। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की जो अभी जो चर्चा है, ये मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि और टेंशन्स एस्केलेट होने के चांसेस बहुत कम है। और इसके अलावा देखें तो कोई और फंडामेंटल रीजंस यहाँ नहीं है जो भाव को इस लेवल पे भाव टिक सकता है। तो रेंज आप क्या देख रहे हैं? मैं ऑन ए हायर साइड $1320 और नीचे अगर देखें तो $1220।
ओके, और घरेलू बाजार में फिर ये $100 की काफी बड़ी रेंज है। घरेलू बाजार मुझे घरेलू मार्केट में अगर देखें तो 30,000 के ऊपर नहीं नजर आ रहा है भाव। अगर ये अगर 1320 भी होता है तो चांसेस ज्यादा है रुपये अप्रिशिएट होने के। तो 30,000 के पास मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस है। तो अगले 1 से 2 महीने में इसी रेंज के इर्द गिर्द घूमता दिखेगा सोना। मुझे 28,500 से 30,000 का एक रेंज नजर आ रहा है। अनुज, आपका एक टेक लेना चाहूंगी। अगले 1 से 2 महीने की बात करें, रुपए की चाल को सामने रखते हुए क्या रेंज आप देख रहे हैं घरेलू बाजार में सोने की? देखिए, रुपीस मुझे लगता है कि 64 के आसपास, अभी 64.30 के आसपास चल रहा है। 64 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि अगर वो ब्रीच होता है तो नेक्स्ट टारगेट 63 से लेकर 62 तक देखने को मिल सकता है। तो उसके अगर हम इवेल्युएट करें डोमेस्टिक मार्केट में भाव, तो हो सकता है कि भाव 30,500 के आसपास तक आके रुके। क्योंकि अगर गोल्ड का भाव हम जैसा मान रहे हैं $1,320-1,330 मान रहे हैं, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करीबन 30,500 के आसपास के भाव मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि वो क्या रणनीति हो सकती है जिसे आप अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा सोने में कमा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटिए। वेलकम बैक। हमारी इस खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम समझें कि सोने में आप क्या रणनीति अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, इशू आपसे समझना चाहूंगी, ये जब जीएसटी लागू होगा पूरे ज्वेलरी सेक्टर में, पूरे कारोबार में, मुझे ये बताइए, अगर दिल्ली में सोना खरीदते हैं, चेन्नई में खरीदते हैं, बैंगलोर या बॉम्बे में, तो अलग अलग हमारे बिल बनते हैं। अब क्या जब हम खरीदेंगे इन अलग अलग जगहों पर, मेरे लिए एक ही सामान होगा ये? हाँ, लेकिन जो बेस प्राइस है वो कहीं पे अलग हो सकता है। जैसे जो बुलियन डीलर्स हैं, हेलो जी, तो अभी जो बुलियन डीलर्स हैं, कभी कभी दिल्ली में रेट अलग मिलता है, बॉम्बे में अलग मिलता है, पर मेरे ख्याल से आगे चल के वो भी शायद स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और प्राइस जो है यूनिफॉर्म होगा। लेकिन क्या होता है, जो प्रीमियम है गोल्ड के ऊपर, अभी जब से हॉलमार्किंग शुरू हुआ है, एक जो बेस 22 कैरेट प्राइस पे गोल्ड नहीं बिकता। हर एक एरिया का कभी कभी प्राइस जो है वो थोड़ा अलग होता है। तो गोल्ड प्राइस में देयर कैन स्टिल बी अ डिफरेंस, पर ऑफ कोर्स जो टैक्स है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यानी कि वो डिफरेंस काफी हद तक जो टैक्सेशन की वजह से अलग अलग राज्यों में कम या ज्यादा दिखता था, वो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है, ओके। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे समझना चाह रही थी, एक फैक्टर जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है वो है फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक। पिछले साल से हम देख रहे हैं, जब से फेडरल रिजर्व ने बड़े हॉकिश टोन में कहा था कि हम अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, साल में 3 या 4 भी इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल सकते हैं। अभी उनके जो टोन है, अभी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा कूल ऑफ होती हुई दिखी है। लेकिन आगे जाते हुए सोने की चाल पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, ज़रूर। पिछले 3 या 4 साल में यूएस फेडरल रिजर्व का काफ़ी एक अहम भूमिका था और अभी भी है सोने का मार्केट का ऊपर। और जैसे ये मार्च महीने में 25 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया, उसका बाद सब लोग सोचते थे, समझते थे कि जून महीने में भी और एक रेट हाइक आएगा। मगर अब लेटेस्ट खबर ऐसा है कि शायद जून में रेट हाइक नहीं आएगा, वो सितंबर में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फ्लो ऑफ पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। यानी कि आगे जाकर के 4-6 महीने तक इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, तो लिक्विडिटी इतना जारी रहेगा मार्केट में। तो दिस इज ऑल्सो सपोर्टिंग गोल्ड प्राइजेस। तो मैं समझता हूँ जैसे हम सितंबर की ओर जाते हैं, तभी डिपेंडिंग ऑन डेटा सोना का ऊपर एक दबाव आएगा। अगर तब तक ये दबाव कम दबाव होगा सोना का ऊपर, बिकॉज ऑफ द फेड्स आउटलुक। ओके जय, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, अब सोने में क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा है तो मौजूदा लेवल पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, जो अपने पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कब क्या रोक लेगा किसी को नहीं पता है।
तो अपने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मेरे ख्याल से 29,100 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशंस पे बने रहें। और फ्रेश शॉर्ट की सलाह मैं नहीं दूंगा अनलेस यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आए। निवेश के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये सही समय है, क्योंकि रुपी में अप्रिसिएशन है और अनसर्टेन है इंटरनेशनल माहौल, तो निवेश से बचें। ओके, क्विकली अनुज मुझे बताइए 10 सेकंड में सोने में क्या रणनीति हो, खरीदने की, बेचने की? देखिए, गोल्ड में बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। जो भी बाइंग साइड में या जो बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए एमसीएक्स में स्टॉप लॉस 27,800 का रहेगा, टारगेट 30,500 का रहेगा। कॉमेक्स में स्टॉप लॉस 1,220 का रहेगा और टारगेट करीबन $1,350 तक। ऑलराइट, दैट वाज वेरी क्विक एंड क्रिस्प। चलिए, इसी के साथ समय यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया आप सभी का, चंद्रशेखर जी, अनुज, ईशु और जय, आप सबका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को एक दिशा दी कि सोने में आगे वो किस तरह से कमाई कर पाएंगे। तो फिलहाल वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।